और सेक्टर्स के बारे में जहां पर काफ़ी खबरें हैं, न्यूज़ फ्लो है और उसका इम्पैक्ट भी है। हमारे साथ अब ब्रिगेड एंटरप्राइज के CFO अतुल गोयल जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अतुल जी, मॉर्निंग टू यू। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और स्वदेश की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं 2022 के साल के लिए। और इनफैक्ट एक अच्छी शुरुआत हुई भी है यहाँ पर, जिस तरह से कर्नाटका सरकार ने जो प्रॉपर्टी गाइडेंस रेट्स हैं उसमें अर्बन एरियाज़ के लिए जिस तरह से रिलीफ दी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट आप जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल एस्टेट स्पेस में उस पर किस तरह से देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। देखिए, इस पे इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा रियल एस्टेट जो है वो पहले से अच्छा कर रहा है और गाइडेंस वैल्यू अगर ये ठीक कर देते हैं, स्पेशली इन द सेंट्रल ऑफ बैंगलोर, इससे बहुत बढ़िया रहेगा। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप सही प्राइस पे बिक पाएंगी। तो मेरे को लगता है अभी इस पे ओपिनियन लिया जा रहा है। इस पे एक्चुअल क्या लॉ आता है वो देखना पड़ेगा। डेवलपर्स क्रेडाई वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा 25% के आसपास हमें जो है वो गाइडेंस वैल्यू लो करनी चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल वो डिसीजन लेगी और फिर इस पे लॉ आएगा। राइट। हमने लास्ट कुछ महीनों में ऐसा देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट स्पेस के, आपके पीयर्स, आपके कुछ कंपेरेटर्स, सभी का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको ये मोमेंटम अपनी कंपनी में भी आपको काफ़ी इंक्वायरीज आ रही होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि वेज इन्फ्लेशन वापस आ गया है, लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी तनख्वाहों में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है और अफोर्डेबिलिटी वापस आती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंक्वायरीज भी काफी हेल्दी हैं क्या? क्या व्यू दे सकते हैं उस पे आप? या हमारी मोमेंटम जो है वो सेल्स का बना हुआ है। ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हम साइलेंट पीरियड में हमारा जो है वो रिपोर्ट जो है हमारी क्वार्टरली जो मीटिंग्स हैं वो होंगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मोमेंटम जो है वो हमारी सेल्स की बनी हुई है। और उसका रीजन आपने सही बोला कि लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं। ITS जो है, जो कि मैक्सिमम स्टे है बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई का, वहां पे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ रही है और डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे ख्याल से ऑल टाइम लो है। तो मेरे ख्याल से ये सब फैक्टर जो है वो प्ले कर रहे हैं। लास्टली जो है सेक्टर में कंसोलिडेशन है और वो बहुत हेल्प कर रहा है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वहां उनका जो है मार्केट शेयर ओवरऑल बढ़ रहा है। इसके वजह से उनका जो सेल्स का मोमेंटम है वो अच्छा है। राइट अतुल जी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आपका एक्सपोजर सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, आप लीज रेंटल्स में भी हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में भी हैं। यू आर वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ऐसे में अगर हमें आपसे थोड़ा सा आइडिया लेना हो कि सेल्स एंड बुकिंग का ट्रेंड्स आपको क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कैसा दिख रहा है, तो वी विल बी एबल टू गैदर सम गाइडेंस ऑन दैट कि किस तरह से प्रॉपर्टी की डिमांड, हाउसिंग सेल्स को लेकर किस तरह का आउटलुक अब बायर्स की तरफ से आ रहा है। कोई अगर ट्रेंड्स आप हमसे शेयर कर पाए 22 में, किस तरह के ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं? देखिए, हाउसिंग ट्रेंड्स तो बढ़िया ही रहेंगे जहां तक मेरे को लगता है। मेरे ख्याल से मिड इनकम हाउसिंग और प्रीमियम हाउसिंग जो है वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है। और मैंने आपको बताया जिस तरीके से ITS में ग्रोथ है या ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ है और सैलरीज में इन्फ्लेशन है और प्लस जो आपका अफोर्डेबिलिटी है और कंसोलिडेशन है, मेरे ख्याल से आगे आने समय में रेसिडेंशियल तो बहुत ही अच्छा करेगा। ये हमारा होप है और हम इसको और हमको लगता है कि ये साकार होगा। हाँ, थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट आता है वो अभी तक नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को लगता है थर्ड वेव भी आएगी तब भी रेजी में जो डिमांड है वो बनती रहेगी। काफी लोग अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम 2 बेडरूम टू 3 to 4, तो उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है। तो मेरे को लगता है रेजिडेंशियल डिमांड जो कि 5-6 साल बाद वापस आई है, मेरे ख्याल से वो स्टे है, वो यहाँ रहेगी और
आगे सालों में अच्छा मोमेंटम आपको रेजी प्ले में दिखेगा। एज फार एज कमर्शियल अगर आप कहें तो कमर्शियल में अभी भी बहुत दुविधा बनी हुई है। लोग जो है घर से काम कर रहे हैं, कंपनीज अभी भी क्लियर नहीं है। अब जनवरी से क्लियर होने लगी थी, अब ये वापस केसेस जो है कोविड के बढ़ने लगे हैं। तो मेरे को लगता है उस पर हाइब्रिड मॉडल होगा। तो थोड़ा सा लीजिंग की जो चाल है, जो हम सोच रहे थे कि जनवरी में बहुत अच्छी हो जाएगी, वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। बट ऑफिस मार्केट जो है वो आगे बहुत बढ़िया करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक हॉस्पिटैलिटी का सवाल है, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है टूरिज्म, और मेरे को लगता है बिजनेस होटल जब से सबसे ज्यादा सफर किया है। तो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन पे आ रहा था। हमने अपना 60% ऑक्यूपेंसी लेवल पा लिया था, और हमारे सारे जो होटल थे वो एबिटा पॉजिटिव थे। लेकिन अब देखते हैं वापस नया जो कोविड सर्ज हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आता है। बट स्टिल वी आर होपफुल कि ओवरऑल बिजनेस अगले सालों में बहुत अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और डिमांड खासकर जो रेसिडेंशियल है प्रॉपर्टीज़ उसमें तो अच्छी खासी है। अब सर एक चीज़ बताइए, अब एक तो आपने दो चीज़ें कही, एक तो डिमांड और दूसरा इंटरेस्ट रेट लो होना, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो डिमांड है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। अब इंटरेस्ट रेट्स में कम से कम यहाँ से और कमी की तो गुंजाइश है नहीं, ये बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे ये बड़ा सवाल है। हो सकता है अभी थोड़ा वक्त लगे उसमें, लेकिन एक तो ये, और दूसरा कमोडिटी प्राइजेस हमने पिछले पूरे साल जिस तरह से मूव होते देखे हैं, चाहे वो मेटल्स हो या फिर जो बाकी कमोडिटीज़ जो बहुत हेवीली इस्तेमाल होती हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप मार्जिन्स पर इस साल कैसा देख रहे हैं? वाइल डिमांड विल प्रॉब्ली कंटिन्यू टू सस्टेन, लेकिन मार्जिन्स पर आप क्या असर देख रहे हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट साइकिल है और धीरे धीरे अगर बढ़ेगा। बट मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उसमें हाउसिंग डिमांड को इफेक्ट करे। जहां तक प्राइस इंक्रीजेज, इनपुट प्राइस इंक्रीज का है, बिल्कुल वो वहां पे बहुत प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और जो है इसलिए सारे डेवलपर्स जो हैं वो जो है वो प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं। हमने भी 3 से 5% के बीच में लिया, और हर डेवलपर जो है प्राइस इंक्रीज ले रहा है। बिकॉज आप जिस मार्जिन में काम करते हो, स्पेशली इन साउथ इंडिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप प्राइस इंक्रीज नहीं लोगे तो आप अपने मार्जिन सस्टेन कर पाओ। तो हमें लगता है मार्जिन सस्टेन कर लेंगे, बट ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। लेकिन जिस हिसाब से डिमांड है, मेरे को लगता है 3%, 5% प्राइस इंक्रीज में इतना इम्पैक्ट डिमांड पे नहीं होने वाला है। राइट, बिल्कुल। अतुल जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते कि आपने जून में, पिछले साल जून में, अब पिछला साल कहना पड़ेगा, जून 2021 में आपने QIB के थ्रू फंड्स रेज किए थे। आप उन फंड्स को कैसे यूज करने वाले हैं, अगर आप हमसे डिटेल शेयर कर पाए? हाँ, जरूर जरूर। देखिए, ऐसा है कि QIP हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें दिख रहा था कि रेजिडेंशियल डिमांड जो है वो बहुत तेजी से आने वाली। तो हमें अपना लैंड बैंक पहले से जो है वो क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो हमने इसलिए ये QIP 500 करोड़ की थी, और हम उससे रेजिडेंशियल के लिए लैंड बाई कर रहे हैं। हमारे काफी लैंड जो है वो जो है बाई प्रोसेस में है, और सब जगह पे MOU वगैरह साइन हो रहे हैं। तो मेनली जो पैसा है उसमें वो लैंड बाइंग के लिए, रेजिडेंशियल के लिए ही जाएगा। गोयल साहब, अभी आपको रॉ मटेरियल्स का किस तरह से प्रेशर है, आप वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं? आप पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जो प्राइस हाइक्स के बारे में आपने जो बातचीत की उसमें थोड़ा सा प्राइस इन भी हो रहा है? और जब आप खुद अपने लार्ज वेंडर्स से बात कर रहे हैं जिनसे आप परचेज करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो बार्स हो, स्टील या आयरन बार्स, वो सब क्या व्यू बन रहा है आपका? किस बैंड में आपका रॉ मटेरियल ओवरऑल का प्राइसिंग रहने वाला है आपकी उम्मीद के हिसाब से? देखिए, सीमेंट तो मोरलेस सेम है, वापस वेरिएशन चलता रहता है। बट स्टील के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, करीबन 40-50% स्टील के प्राइसेस बढ़ गए थे। दूसरे भी जो एसोसिएट मटेरियल्स लगते हैं, जैसे टाइल्स है और अदर थिंग्स है, उसमें भी प्राइसेस 10-15% बढ़े हैं। लेकिन मेरे को लगता है स्लोली जो है ये प्राइसेस
जो है धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। कुछ तो स्टील के प्राइसेस नॉर्मल हो भी गए हैं, तो मेरे को लगता है ये प्राइस इंक्रीज टेम्परेरी है। अब ये 5 महीने रहती है, 7 महीने रहती है, ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली ओवरऑल इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज जरूर हुई है। इसलिए डेवलपर्स और स्पेशली हम जो है वो प्राइस इंक्रीज मार्केट में ले रहे हैं। हमने अभी इस समय 3 से 5% के आसपास प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्राइस इंक्रीज लिए, ताकि मार्जिन का इम्पैक्ट इतना आगे नहीं आए। जी, साथ ही सर एक चीज़ ये भी बताइए कि जो आपके प्रोडक्ट मिक्स हैं या फिर जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्या आपने, जैसे मुंबई में ये हुआ है कि कई प्रोजेक्ट्स जो कि पहले कमर्शियल थे उन्हें कन्वर्ट करके रेसिडेंशियल बनाया गया या फिर प्रीमियम रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी डिमांड बहुत अच्छी रही है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको आपने कितना चेंज किया है या फिर इस साल के लिए कितना चेंज कर रहे हैं? बिकॉज जैसे आपने खुद कहा, जो रिकवरी है खासकर कमर्शियल रियल एस्टेट में ट्रेल कर रही है अभी भी देन दी इंडस्ट्री बेंचमार्क। नहीं, देखिए, प्रोडक्ट मिक्स तो हर आदमी मार्केट देख के ही करता है। हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। ऑफ कोर्स देखिए, डिपेंड करता है लैंड का एंड यूज क्या है, वो सब पे डिपेंड करता है। लेकिन यस, डेफिनेटली आज की तारीख में फोकस रेजिडेंशियल की तरफ ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि कमर्शियल पे काम नहीं होगा। कमर्शियल पे टेम्परेली कैपेक्स जो है वो रुका हुआ है। हमारे पास अभी भी 1.62 मिलियन, हमने करीबन 5 मिलियन डेवलप किया था जीआईसी के साथ, तो उसमें से 3 मिलियन में हमारे पास एक बड़ी वैकेंसी है 1.62 मिलियन की, जो कि स्लोली भर रही है। तो हमने अभी एज ए कंपनी हमने पॉज लिया हुआ है, बट मेरे को लगता है स्लोली कमर्शियल में भी डिमांड आएगी। और जो लैंड कमर्शियल के लिए वाजिब है उसमें हम कमर्शियल ही बनाएंगे। बट यस, डेफिनेटली अगर कोई रेजिडेंशियल डिमांड बहुत ज्यादा है और लगता है कि आप चेंज यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो करेंगे। डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास लैंड बैंक कितना है, मार्केट कैसा है और क्या मार्केट में ट्रेंड है। राइट, ऑलराइट गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए, और गुड लक आपकी कंपनी के लिए भी आने वाले ये